करते हो, आप ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हो, आपकी अटेंडेंस नहीं होती, आप कोई काम नहीं करते, तो आप क्या चाहते हो, यूनिवर्सिटी आपको ए ग्रेड की डिग्री अवार्ड कर दे? ऐसा कभी कहीं पे देखा या सुना है? तो अगर आप इस चीज़ को, डिज़ाइन को, फ्रीलांसिंग को या अपने करियर को सीरियस नहीं लोगे तो इसका रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। रिजल्ट जनरेट नहीं होगा तो ये आपका नहीं है, मेरा फेलियर है। मैंने आपको डे फर्स्ट भी क्लियर किया था कि ये कोई कोर्स नहीं है कि मैंने आपको डिलीवर कर दिया उसके बाद मेरी सर दर्द नहीं है। आप उसको सुने ना सुने, परफॉर्म करें ना करें, कोचिंग और कोर्स में जो डिफरेंस होता है वो मैं डे फर्स्ट भी एक्सप्लेन किया था। आई डोंट थिंक सो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करते तो उससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ ये इतना होगा कि आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। बाकी आप ना मार्क करो, आपकी मर्जी है, आपका कीबोर्ड है, आपके अल्फाज है, दैट्स टोटली अप टू यू। अगर काम नहीं करते वो भी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपके फाइनल असेसमेंट के टाइम पे काउंट होंगी। ये मैंने डे फर्स्ट बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी। विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी जेन्युइन कॉज अगर आप स्किप करते हो अपनी अटेंडेंस को या अपने काम को, तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको कोई चीज़ यहाँ पे कोई कोर्स सेल नहीं कर रही। ये कम्युनिटी बिल्डअप करने का ईगल्स का एक ही पर्पज है, टू क्रिएट डिफरेंस। और डिफरेंस इस तरह से क्रिएट नहीं होता कि आप काम ना करो। अगर मैं आज टॉप रेटेड हूँ या जो भी बेनिफिट्स बीइंग अ फ्रीलांसर में एंजॉय कर रही हूँ, उसके पीछे 12 साल की मेहनत है। तो अगर मैं काम ना किया होता या सीखा सही से ना होता, प्रैक्टिकल ना किया होता, तो दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। बाकी जो आपके छोटे छोटे इश्यूज है ना, कि हम 2 असाइनमेंट्स एक साथ सबमिट करवा दें और थोड़ी सी डिले हो गई, अपने सीआर से डिस्कस करें। सीआर का पर्पस ये होता है बाय द एंड ऑफ डे जो आपकी फाइनल रिपोर्ट मुझ तक आनी है ना असेसमेंट से पहले, वो सीआर नहीं सेंड करनी है कि कौन प्रेजेंट रहा है कौन एब्सेंट रहा है। अगर मैं ये वाली चीज़ें डील करूंगी तो फिर कंटेंट तो डिलीवर हो गया, फिर मैं आपको सिखाऊंगी क्या अगर मैं आपके मसले सॉल्व करती रहूंगी तो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो, हमने भी उसी एनवायरनमेंट को, उसी लेगेसी को मेंटेन करना है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि अब बस अपनी मर्जी है और पढ़ा नहीं पढ़ा, सीखा नहीं सीखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बात आती है ना किसी भी स्किल को कैश करने की, बिकॉज जो सर्टिफिकेट आपको बाय द एंड मिलेगा उसका कोई फायदा नहीं है। आपको ही पता है कि सर्टिफिकेट को आप कैश नहीं कर सकते। वो चलो एक आपका एक अचीवमेंट होती है कि हाँ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, या आपने एक ट्रेनिंग का हिस्सा रहे हो, ये उसका प्रूफ है। लेकिन उसको आपने कैश थोड़ी करना है, कैश आपने अपनी स्किल को करना है। तो जब तक मैं आपको कैश करने के काबिल नहीं बनाऊंगी, मुझे कोई फायदा नहीं है आप पे टाइम इन्वेस्ट करने का। मेरी फ्रीलांसिंग और बाकी सब चीज़ें बहुत सही जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से अगर मैं टाइम निकाल के आप लोगों को सिखाना चाह रही हूँ तो उसका पर्पज़ ये है कि आप लोग काम करो। एक्सक्यूज़ देने से या नहीं हुआ बाद में कल में विदाउट एनी जेन्युइन कॉज, ये आपका अपना नुकसान है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप सब बच्चे नहीं है, यू गाइस आर एडल्ट्स, यू कैन टेक योर डिसीजन। काम तो आप लोग वैसे ही बहुत अच्छा करते हो। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, ये कौन सी क्लास है नशीन? फोटोशॉप की, इलिस्ट्रेटर की है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी कि आपका क्या काम था। हाँ, फोटोशॉप की क्लास में फ्री फॉर्म ग्रेडियंट कहाँ से आ गया? ओके, लेट्स सी कि आप लोगों ने क्या काम किया है। मैजिक वॉन्ड टूल एंड बैकग्राउंड इरेजर टूल, किस किस की दोस्ती हो गई है? इब्राहिम, अभी आपकी इतनी लगता दोस्ती नहीं हुई मैजिक वॉन्ड टूल से। अ लिटिल बिट। आयशा रफाकत, वालेकुम सलाम। शाहिद, कैसे हैं आप सब? अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने कॉन्फिडेंट हो अपनी स्किल पे? इब्राहिम, यू नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। कभी भी प्रोफेशनल काम में फ्लॉज नहीं होते, ये ठीक है, प्रैक्टिस है तो अब तक चल रही है। फाइनल असेसमेंट के टाइम तक अगर आप लोगों के काम में फ्लॉज होंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब आप ये कहेंगे फाइनल असेसमेंट अगर हमारी 1 महीने में आ जाती है तो हम क्या करेंगे? ट्रस्ट मी, टूल को सीखने के लिए 24 घंटे काफी है अगर आप उसको टाइम दे रहे हैं, टाइम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप डेली के सिर्फ 30 आवर्स अपने टूल पे इन्वेस्ट करें तो आपको रिजल्ट ना मिले। ये सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं। एक्सक्यूज से कभी भी फ्रीलांसर नहीं बना जाता। एक फ्रीलांसर का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आपने डॉलर्स गिनने हैं। एक फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को खुद मैनेज करना है, अपने काम को, अपनी मार्केटिंग को, एडवर्टीजमेंट को, हर चीज को आप खुद मैनेज करोगे। तो अगर आप एक दिन में 30 मिनट्स या 1 घंटा नहीं निकाल सकते प्रैक्टिस के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको फ्रीलांसर बनने में बहुत वक्त लगेगा।
फिर आपने मुझसे नहीं पूछना कि अब हम फ्रीलांसर क्यों नहीं बन रहे, या अब हमने कंप्लीट कर लिया कोचिंग का लर्निंग पीरियड तो हमारी अर्निंग क्यों नहीं हो रही, वो उसकी रीजन आप खुद होंगे। ओके, दिस इज अगेन वही प्रॉब्लम है इब्राहिम, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो हो जाएगा। लेकिन आई एम ग्लैड कि एज अ बिगनर आपने एफर्ट किया है, हेयर स्ट्रैंड भी आपने क्लियर करने की कोशिश किया, विच इज गुड। अब मैं बताती हूँ जो इब्राहिम का प्रॉब्लम आ रहा है ये क्यों आ रहा है, हो सकता है आप में से बाकी बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रहा हो, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपके किसी भी इमेज के एंड पे या उसके बीच में इस तरह के जो है वो मार्क्स, वाइट मार्क्स नजर आए। इस इमेज का प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसके कॉर्नर्स क्लियर नहीं है। आप लोगों को समझ आ रहा है कि इस इमेज का प्रॉब्लम क्या है? इस इमेज का प्रॉब्लम ये है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव ही नहीं हुआ इन द फर्स्ट प्लेस। अभी देखते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, इसी को हम कॉपी करते हैं और लेट्स सी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो ब्लू पिक्सल्स है ना उनको सिलेक्ट करूँ, जिसके लिए मैजिक वॉन्ड टूल इस्तेमाल करूंगी। अब देखो इसमें ब्लू पिक्सल्स उसने सिलेक्ट किए हैं सारे के सारे बिकॉज टॉलरेंस इज 100। जो नॉर्मल टॉलरेंस होती है ना, एक अच्छी टॉलरेंस एक अच्छे पिक्सल को सिलेक्ट करने के लिए 35 है। जो भी पिक्सल का आप सैंपल लेना चाह रहे हो ना, अगर तो वो सैंपल अच्छा है, अगर आपकी सैम्पलिंग अच्छी है तो टॉलरेंस 35 से 50 के बिटवीन बहुत सही है। 100 तक कभी भी एक प्रोफेशनल नहीं जाता। अच्छा, अगर हम 35 के साथ करें तो इसमें ये देखें कुछ एरियाज है वाइट एरियाज जो सिलेक्ट ही नहीं हुए, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस वहां से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ। ये तब होता है जब आपके इरेजर की ओपेसिटी कम होती है। इब्राहिम आप क्लास में प्रेजेंट हो? इसके लिए आपने मुझे लग रहा है इरेजर टूल इस्तेमाल किया है। इरेजर टूल जब हम यहाँ से चूज करते हैं ना, मैजिक इरेजर टूल या बैकग्राउंड इरेजर टूल, तो एक है इसकी टॉलरेंस और एक यहाँ पे आती है इसकी ओपेसिटी विच इज कॉल्ड हार्डनेस। अगर आप हार्डनेस कम रखते हैं तो फिर आपका रिजल्ट कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना है, लेट्स सपोज अभी हम कह रहे हैं 50 वाली हार्डनेस, ठीक है, और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। ये मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया, मुझे लग रहा है कि रिमूव हो गया क्योंकि वाइट वाइट आना शुरू हो गया। और एक न्यू लेयर क्रिएट करके देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब देखो जब आपकी इरेजर की हार्डनेस कम होगी ना, तो जहां भी आप क्लिक करोगे अपनी तरफ से आप पूरा बैकग्राउंड रिमूव करें, उसमें कभी भी सारे पिक्सल्स रिमूव नहीं होंगे, कुछ ना कुछ पिक्सल्स रह जाएंगे। कैन यू सी? ये ब्लू के अंदर जो है वो लाइट ब्लू कलर के पिक्सल्स मौजूद है। अगर हार्डनेस कम होती है ना तो ये पिक्सल्स को रिमूव करने की बजाय लाइट कर देता है। ब्लू है ना तो उसको बिल्कुल व्हाइट के करीब वाला लाइट कर देगा, नजर नहीं आएगा लेकिन पिक्सल्स वहीं पे होंगे। तो हमने तो पिक्सल्स को रिमूव करना है। उसके लिए जब भी आपने कोई भी इरेजर टूल यूज करना है तो हार्डनेस आपने कर लेनी है 100%। और अब देखते हैं कि ये कितना फाइन रिमूव करता है। सिंगल क्लिक करूंगी, जितने भी इसके अंदर है ना आपके पिक्सल्स वो सब रिमूव हो गए। इसको सैम्पलिंग नॉट वंस, सैम्पलिंग हम कर रहे हैं कंटिन्यूअस। और ये देखें, आपको दोनों में फर्क नजर आ रहा है? एक 50% हार्डनेस के साथ और एक 100% हार्डनेस के साथ। जो आपके ब्लर एरियाज रह जाते हैं या वाइट एरियाज रह जाते हैं, जो आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, वो इसी वजह से होता है कि आपकी इरेजर की हार्डनेस 100% नहीं होती। अगर आपने किसी भी टूल के साथ अच्छी दोस्ती करनी है तो उसके लिए लाजिम है कि आपको टूल की सारी प्रॉपर्टीज का पता हो। और वो तभी पता होगा जब एक्सपेरिमेंट करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे। कोई सिखाने वाला एक तरीका बता सकता है, एक प्रॉपर्टी बताएगा, दो बताएगा, बाकी तो आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे आप तो डिजाइनर नहीं बनेंगे, आप तो एक फॉलोअर है। आपने दो चीजें सीखी, आपने उनको प्रैक्टिस किया और आप कहें जी मैं प्रोफेशनल। जब तक आप अपने एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करते, उन एक्सपेरिमेंट से सीखते नहीं, आप खुद को एक प्रोफेशनल डिजाइनर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ खुद क्रिएट तो किया ही नहीं है, आपने सिखाई हुई चीजों को कॉपी पेस्ट किया।
तो ये आप लोग ना जो भी क्लास की एक्टिविटी होती है या क्लास देखते हो, उसके बाद कुछ 30 मिनट अपनी स्किल को, अपने टूल को दिया करो. दिस इज गुड वन. इब्राहिम, दिस इज बेटर. ये पहले वाले से बेटर है. ओके, इसके अलावा मलिक एजाज. इस केस में हम क्या करते हैं, जब कोई भी आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, स्पेशली या तो वो किसी मॉडल फेस है, या आप कह लो कोई इस तरह से आपके पास स्काई है, तो जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हम थोड़ा सा बर्न कर लेते हैं ताकि रियलिस्टिक लगे. फॉर एग्जांपल, यही एक इमेज है हमारे पास, इसी को ज़रा हम रिमूव करते हैं. मैं सेटिंग्स इसकी कर लूँ. ओके, और लेट्स सपोज ये हमने यहाँ से इसको गायब किया. अब ये टॉलरेंस 50 है, तो वो स्किन के जो है वो पिक्सेल्स भी ले रहा है. इसकी हम टॉलरेंस को कम करेंगे स्किन के एरियाज के पास से, और बाद में इसको रिफाइन करेंगे. अच्छा, अब ये केस अगर हो ना, जैसे ये बालों वाला कॉर्नर है, ये किसी और पिक्चर का कॉर्नर, उसको हम थोड़ा सा बर्न करते हैं. बर्न करने के लिए आपने टूल इस्तेमाल करना है, बर्न टूल. यहाँ पे इस टूल का नाम वैसे डॉज टूल है. इस पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, आपके पास 3 टूल्स आ जाएंगे. ये तीनों टूल्स मैनिपुलेशन के लिए, किसी भी पिक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए, 2-3 पिक्चर्स को इकट्ठा स्टिच करने के लिए, पिक्चर्स को एडिट करने के लिए, या पिक्चर्स को मजीद रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. डॉज टूल क्या करता है, ये कॉर्नर्स को लाइट करता है. बर्न टूल डार्क करता है. हम बर्न टूल पे क्लिक करते हैं, आपके पास 3 रेंजेस आती है. शेडोज को आपने बर्न करना है यानी डार्क करना है, मिड टोन्स को करना है या हाईलाइट्स को करना है. अब आपको तो पता ही नहीं है शेडोज क्या होते हैं, मिड टोन्स क्या है, हाईलाइट्स क्या है. कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप पहले शेडोज पे ट्राई करें कि शेडो से क्या होगा. अगर आप इस पिक्चर पे शेडो बर्न कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेडो नहीं है. शेडो हमेशा लाइट के रिजल्ट में बनते हैं. प्रोडक्ट फोटोग्राफी जब होती है या कोई प्रॉपर मॉडल शूट होता है, तो उसमें लाइट होती है, उस लाइट के ऑपोजिट शेडो क्रिएट होता है. कुछ पिक्चर्स में हमें शेडो को डार्क करना होता है, वहां पे हम शेडोज ऑन कर लेते हैं. अपने जो है इस तरह से आपने डार्क करने के लिए इस्तेमाल करना होगा मिड टोन्स का. फिंगर इसलिए डार्क हुई है बिकॉज उस पर शेडो आ रहा है बालों का. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ये यहाँ से आपने मिड टोन चूज करना है. एक्सपोजर आप देख सकते हो कितना देना है. एक्सपोजर का मतलब होता है इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी का आपने इसको जो है वो डार्क करना है. ये देखें, वो पिक्सेल्स डार्क हो रहे हैं, इससे थोड़ी सी रियलिस्टिक टोन आ जाती है. अगर 2-3 बाल अकेले हैं, फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा हम यहाँ से और क्लियर करते हैं. ये इतना रिफाइन नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज ये 2-3 बाल जो है ये आपने अकेले इनको रिमूव कर लिया है. तो अब हम इसको थोड़ा सा बर्न करेंगे ताकि वो बाल डार्क हो जाए. तो जो एरिया आपके पास होगा ना वो डार्क हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट वो क्लीन लगेगा. अब देखो, जो 1-2 स्ट्रैंड है बालों का वो क्लियर हो गया. तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो. बाय द एंड मिड टोन्स करने हैं कॉर्नर्स पे. एक्सपोजर अपनी पिक्चर के हिसाब से देख रहे हैं. कुछ पिक्चर्स में 5% पे काम चल जाता है, कुछ में 30, 50, 100. दैट डिपेंड्स अपॉन योर पिक्चर. तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके उसमें देख सकते हैं. महविश जमील. महविश, दिस इज जस्ट फाइन बिकॉज आपका इमेज पहली नज़र में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम डिटेल में एज अ प्रोफेशनल देखें तो जो बालों के कॉर्नर्स है ना वो साइड डिस्टॉर्ट हो गए हैं. ये भी एजी एरिया, एजीज है यहाँ पे, और हाथ के पास भी एजीज है. ये विद इन प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी. पहली प्रैक्टिस पे इतना अच्छा रिजल्ट इज रिमार्केबल, वेरी गुड. शाबाश फैजान, आपने अक्लमंदी ये की है कि उसको बैकग्राउंड पे ऐसे प्लेस किया है कि वो उसके कॉर्नर्स नज़र नहीं आ रहे. आई लाइक दैट. अगर ये किसी और ब्लैक बैकग्राउंड पे होता, प्लेन बैकग्राउंड पे, तब पता चलता है कि ये इसकी कॉर्नर्स जो हैं वो कितने रिफाइन है. बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड एफर्ट. शाबाश.
हुमा, दिस इज नाइस, वेरी गुड। इन द फर्स्ट को ये अच्छा इमेज है आपका। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। आयशा अरशद, आयशा आई लाइक द हेयर्स, बहुत अच्छा आपने ये, दिस इज परफेक्ट हेयर ट्रीटमेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, इस वाले पिक्चर में कोई भी कॉर्नर आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर जो हैंड है उसकी इनसाइड ब्लर है तो एडिटेड इमेज में भी वो थोड़ी सी ब्लर नजर आ रही है। कॉर्नर शार्प नहीं किए। आपने कौन सा टूल इस्तेमाल किया आयशा? और हेयर ट्रीटमेंट इज परफेक्ट, दिस इज अ प्रो ट्रीटमेंट। ऐसे इमेज के लिए अगर आप क्लाइंट से पर इमेज $10 भी डिमांड करोगे वो पे करेगा, बिकॉज रिजल्ट इज परफेक्ट। एक एक बाल में स्पेस आ रही है, बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर से जब आयशा इतना अच्छा काम कर सकती हैं तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि आप सब डेफिनेटली कर सकते हैं। जी फायजा, मैं देख रही हूँ जिसका मुझे नजर आता है वो मैं डिस्कस करूंगी। बाकी आप लोगों के जो डिटेल डिस्कशन है इंडिविजुअल वो होगी सेपरेट क्लासेस में। दिस इज गुड फायजा। रैबिट वाला आपने ट्रीटमेंट अच्छा किया, लेकिन हेयर वाले इमेज के लिए आपने बैकग्राउंड में एक ऐसा पैटर्न प्लेस कर दिया कि समझ नहीं आ रहा कि इस पे कैसे कमेंट करने चाहिए, क्योंकि हेयर्स आर नॉट विजिबल। जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो इतने विजिबल नहीं है। जियाउर रहमान, दिस इज ऑल्सो नियर टू परफेक्ट, ऑल दो आपने आधा इमेज चॉप कर दिया है, स्पेशली कॉर्नर्स, लेकिन फिर भी अच्छी एफर्ट है। अलीम, यू नीड प्रैक्टिस, वो थोड़ा सा फेक लग रहा है जो आपने क्रिएट किया। दिस इज ऑल्सो नाइस। ये किसका है? शेर अली, दिस इज गुड। शेर अली, अगर आप प्रेजेंट हो तो बताएंगे आपने कौन सा टूल इस्तेमाल किया है, ताकि ये पता चले जिनका काम परफेक्ट है उन्होंने कोई और खलाई टूल तो इस्तेमाल नहीं कर लिया जो हमने सीखा ही नहीं। क्या पता उन्होंने कोई ऐसा टूल इस्तेमाल किया हो जो मैंने आपको नहीं सिखाया, इस वजह से आपका रिजल्ट वैसा नहीं है। दिस इज रियली नाइस रिजवाना, वेरी गुड। चूंकि इमेज बहुत सिंपल था तो आपका रिजल्ट भी परफेक्ट है। शेर अली ने भी बैकग्राउंड इरेजर इस्तेमाल किया है। ओके, दैट्स नाइस। हया, हया आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है मज़ीद। सबीला, यू नीड मोर प्रैक्टिस। ओके, ओवरऑल इट्स अ गुड एफर्ट, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी जो एरियाज टू इम्प्रूव है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आपने किस तरह से जो है चीज़ों को नहीं करना वो भी बता दिया है। अपने फ्लो देख लिया करें इरेजर का, और ज़रूरी नहीं कि इरेजर की जो हार्डनेस है या फ्लो है वो हर एक कंडीशन में ऐसे ही काम करे, वो आपको अपने इमेज के हिसाब से देखना होगा। अगर आप इमेज के हिसाब से नहीं देखोगे तो वही बात आ जाएगी ना कि ट्यूटोरियल है, एक टूल पे तो मैजिक चल गया, एक इमेज पे बाकी इमेज पे आगे आपका मैजिक फ्लॉप हो गया। जैसे मैजिशियन होते हैं ना, वो सिर्फ अपने ही ड्रेसिंग में मैजिक कर सकते हैं, उनकी ड्रेसिंग चेंज कर दी जाए उनका मैजिक फ्लॉप हो जाता है, बिकॉज सारे प्रॉप्स उन्होंने अपने ड्रेसिंग में, अपने कोट में, अपनी जैकेट में छुपाए होते हैं। तो आपने वो काम नहीं करना कि आपको एक ही प्रॉपर्टी के साथ काम करना आता है, इमेज चेंज होगा तो फिर आप काम नहीं कर सकोगे। इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेहतर है। सो आज हमने देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रोफेशनल टूल इन बैकग्राउंड रिमूवल, और उसका नाम है पेन टूल। अब चाहे आप इनकी चैट ऑफ कर दें, आफ्टर सेशन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। पेन टूल क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड्स को रिमूव करता है। अब कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि उसके बैकग्राउंड में कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड वो होता है जिसके पिक्सेल्स ऑब्जेक्ट से मैच करते हो, मतलब पूरी इमेज में तकरीबन एक ही तरह के पिक्सल हैं या बहुत तरह के पिक्सल हैं जिसको आप बैकग्राउंड इरेजर टूल से या बॉन्ड टूल से नहीं निकाल सकते, वहां पे हम पेन टूल इस्तेमाल करते हैं। सबसे प्रोफेशनल अप्रोच है। एक प्रोफेशनल एडिटर जो फोटोशॉप में पिक्चर्स को एडिट करता है, चाहे वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी की पिक्चर्स हों, चाहे वो आपके दिस थिंग योर मॉडल फोटोशूट की पिक्चर्स हों, वो उसके लिए हमेशा पेन टूल का इस्तेमाल करेगा। पहले पेन टूल ट्रीटमेंट कैमरा रॉ फिल्टर्स ऐड करने बाद की बात है, और ये इसलिए प्रोफेशनल है क्योंकि इसका रिजल्ट मैनुअल है। हमारे पास एक केस है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ ऐसा पिक्चर मिलता है, अब ये एक पिक्चर है,
इसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड की लॉक, जो उसकी लेयर है उसके लॉक को ब्रेक करेंगे, लेयर की कॉपी लेंगे। अब पहले ट्राई करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल से। मैजिक वॉन्ड टूल 35 टॉलरेंस के साथ भी सारे इमेज को सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसी की बात मानते हुए डिलीट प्रेस करती हूँ तो सारी प्रोडक्ट और बैकग्राउंड मेरा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम भी कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 5, फिर ट्राई करते हैं, तो 5 के साथ जो है उसने सिलेक्शन तो बना ली है, लेकिन इस वाले इमेज में बनाई है। हो सकता है आपको क्लाइंट को ऐसा इमेज सेंड करे जिसमें 5 के साथ भी सिलेक्शन ना बने। इस केस में तो बहुत इजी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं या आपका प्रोडक्ट कट आउट तैयार हो गया। लेकिन जो क्लाइंट आपको इमेज सेंड करेगा वो इतना भी सिंपल नहीं होगा। इस केस में आपके पास टॉलरेंस वाला टूल भी काम नहीं करता, और अगर आप मैजिक इरेजर करते हैं तो ऑब्वियसली जो उसके होते हैं ना, वो क्या उसे कहते हैं, पिक्सेल्स बैकग्राउंड के, वो प्रोडक्ट वाले होते हैं। अब कुछ एरियाज पे तो इसने प्रोडक्ट को डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ एरियाज पे किया है। लेकिन हाँ, अगर आपकी इरेजर टूल के साथ बहुत अच्छी फेमिलियरिटी है तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ इरेजर टूल के साथ ही आप किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप पेन टूल इस्तेमाल करें ताकि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत इसमें कम होती है, शुरू में थोड़ा सा आपको फेमिलियर होने में टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप यूज टू हो जाओगे आप बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए पेन टूल के अलावा कोई और टूल इस्तेमाल नहीं करोगे। सबसे पहले हम चूज करेंगे पेन टूल को, या आपके पास टूल बार में मौजूद है। शॉर्टकट की है इसकी पी, हम पी प्रेस कर लें या आप टूल पे डायरेक्ट क्लिक कर लें। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। पेन टूल है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर, डिलीट, कन्वर्ट, पॉइंट टूल। तो इस स्टेज पे हमें इन सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम सिर्फ पेन टूल से हो जाएगा। हर एक टूल के ना बिहेवियर होते हैं, जैसे इंसानों के बिहेवियर होते हैं। किसी को गुस्सा आया होता है, उसकी शक्ल या उसके फेशियल एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं, खुशी में डिफरेंट होते हैं। इसी तरह अब ये टूल क्या परफॉर्म करेगा, जैसे जैसे आप टूल को जानेंगे, उसके साथ काम करेंगे, आप टूल से फेमिलियर हो जाएंगे कि अब ये टूल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। हर सॉफ्टवेयर आपको टूल के डिफरेंट मोड्स प्रोवाइड करता है। अब ये पेन टूल का न्यूट्रल मोड है, जिसमें पेन के साथ आपको एक स्टेरिक शो हो रहा होगा, दिस वन। स्टेरिक का मतलब ये है कि ये वाला पेन टूल का फॉर्म इज रेडी टू वर्क। आपने एक रेफरेंस पॉइंट लेना है जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और आपने सबसे पहले एक स्केच करना है, एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है, उसको हम पाथ भी कहते हैं। पहले हम एक पाथ ड्रॉ करेंगे, फिर हम उसकी सिलेक्शन बना लेंगे, सिलेक्शन बनाने के बाद हम उसको डिलीट कर देंगे। तो ये वाला जो टूल है अभी जो इसकी फॉर्म बनी हुई है, ये रेफरेंस पॉइंट के लिए। मैं यहाँ से इसका रेफरेंस सिलेक्ट करूंगी कि मैंने यहाँ से अपनी जो है इस प्रोडक्ट को स्केच करना है। अब इसका कोई भी जो इसका मूड है उसके साथ कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब है ये ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। इसने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, अब आप जहां भी क्लिक करेंगे ये उस पॉइंट के हिसाब से लाइन ड्रॉ करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो उसने लाइन ड्रॉ कर दी। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, कंट्रोल जी अंडू की है। कुछ भी आपने अंडू करना हो, रिवर्स करना हो इन फोटोशॉप, तो आप कंट्रोल जी का इस्तेमाल करेंगे। आपने यहाँ पे क्लिक किया, जहां भी आप क्लिक करेंगे वो लाइन ड्रॉ करेगा। तो न्यूट्रल पेन का मतलब होता है कि ऑलरेडी रेफरेंस पॉइंट लिया जा चुका है, मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं इधर क्लिक करती हूँ। जैसे आपने क्लिक किया, पेन के साथ एक डैश अपीयर होगी है। डैश को प्रेस कर, इसको प्रेस करके देखते हैं इससे क्या होता है। ये इस पॉइंट पे एक्टिव नहीं होगा। अगर ये वाला आपके पास कर्सर है ना, ये वाला डैश का मतलब ये होता है, कर्सर तो नहीं हो रहा जूम। अच्छा, ये जो डैश वाला होता है ना आपका पेन का बिहेवियर, इसका मतलब ये होता है कि अब ये अपना काम परफॉर्म कर चुका है। जो इसने रेफरेंस लिया था वो इसने कर दिया, अब आप नेक्स्ट रेफरेंस लेंगे। अगेन नॉर्मल हो गया, तो नेक्स्ट रेफरेंस यहाँ पे लेते हैं। जब आपको कर्व करना है ना, अब मैंने अभी अपने कीबोर्ड से, या अगर आप माउस इस्तेमाल कर रहे हैं तो माउस की की को आप अभी रिलीज नहीं करेंगे, आप उसको प्रेस करके रखें और देखें कि उसने प्रीवियस पॉइंट की निस्बत से एक लाइन ड्रॉ की है वहां पे जहां पे आपने नेक्स्ट क्लिक किया। तो मुझे तो स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, मुझे कर्व चाहिए। कर्व के लिए आप अपने माउस को या आपका जो माउस पैड उसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे,
जहाँ पे आपको परफेक्ट कर्व मिल जाएगा, देन आप रिलीज कर दें। अब ये एक कर्व जनरेट हो गया, लेकिन कर्व जनरेट होने के साथ साथ दो नई चीजें आ गई हैं, इसको कहा जाता है हैंडल। ये जो पॉइंट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं ये एंकर पॉइंट्स हैं। जैसे आप किसी प्रीवियस एंकर पॉइंट पे जाएंगे तो पेन के साथ माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब ये आप चाहें तो इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर दिया, मेरा पाथ डिस्टर्ब हो गया। डिलीट भी कर सकते हैं, प्लस करेंगे तो एक और एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। हर एंकर पॉइंट के दो हैंडल्स होते हैं, उन हैंडल्स की मदद से आप उस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हैंडल है, अगर हम इस हैंडल को इस तरह से रोटेट करेंगे तो आप नेक्स्ट कर्व क्रिएट कर सकते हो। ये हैंडल आपको शुरू में नुकसान भी देंगे। नुकसान क्या देंगे? अब पेन पे न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब ये है कि अब मैं एक और एंकर ऐड करके नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करूंगी। नुकसान ये होता है कि जब आप कोई कर्व क्रिएट करते हैं ना, तो अगला पेन का पॉइंट उस कर्व के हैंडल की डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एक पॉइंट लगाया और ये इसका हैंडल है। अब मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगी तो उस कर्व की डायरेक्शन के हिसाब से मेरी लाइन भी कर्व होगी है। मुझे तो कर्व लाइन नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो आपने करना है, आपने हैंडल को डिलीट कर देना। हैंडल को डिलीट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे। जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे ना और एंकर पॉइंट पे जाएंगे तो आपके पेन टूल के साथ एक एरो हेड अपीयर होगा। अब इसका मतलब ये है कि ये हैंडल को डिलीट करने वाला है। कीबोर्ड से अपनी की को प्रेस करेंगे या आप माउस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका हैंडल डिलीट हो जाएगा। अब आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक आप रोटेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि अगर आपके पाथ ड्रॉ कर रहे हो कि सिलेक्शन बना रहे हो तो साथ साथ हैंडल्स को डिलीट करते जाएं ताकि आपके किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन चेंज ना हो। ऑल्ट प्रेस किया, इसको डिलीट कर दिया। अब ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, ठीक है। जो एरिया डिलीट करना है आप उसकी सिलेक्शन करोगे। मुझे डिलीट करना है ये बैकग्राउंड, तो मैं इस बैकग्राउंड की सिलेक्शन करूंगी। इसको आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट के साथ सारे सिलेक्ट कर लें। अब आ जाते हैं यहाँ पे और अगेन हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, अब कर्व आ गया। तो कर्व के लिए आपने अपना पॉइंट लेने के बाद की को रिलीज नहीं करना, उसी को ड्रैग करके आप कर्व को एडजस्ट करेंगे। कर्व को एडजस्ट करने के बाद हैंडल को डिलीट कर दें, ऑल्ट प्रेस करके एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, हैंडल डिलीट हो जाएगा। अब ये प्रोफेशनल इसलिए है क्योंकि इसमें पता चलता है किस शख्स ने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिलेक्शन कभी भी रिफाइन नहीं होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो विद इन पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी जो है काम को रिफाइन कर सकते हैं। अगर एक शख्स ने 2 साल पेन टूल के साथ काम किया है तो उसके बैकग्राउंड रिमूव करने के टाइम पे जितनी परफेक्शन से वो काम करेगा, वो $10 चार्ज करे, 50 करे। एक बंदे ने कल काम करना शुरू किया, उसको तो क्लाइंट हो सकता है एक पिक्चर का $1 दे। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। जब आपने पाथ ड्रॉ कर लेना है तो जरा पेन टूल की प्रॉपर्टी बार में देखिए, हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। वो कह रहे हैं जो आपने एक पाथ ड्रॉ किया है इसका मास्क बनाना है, शेप बनानी है कि सिलेक्शन बनानी है। ना हमें मास्क बनाना है, ना हमें शेप बनानी है, हमें सिलेक्शन बनानी है। हम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे ओके। ये एरिया आपका एक्टिव हो जाएगा। अब कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें तो ये तो मेरी प्रोडक्ट गायब हो गई है। मैं तो सिलेक्शन ली थी बैकग्राउंड की, प्रोडक्ट क्यों गायब हो गई है? समटाइम्स ये आपकी सिलेक्शन को रिवर्स करता है। उसके लिए जो एरिया आपने नहीं बनाया ना वो सिलेक्टेड एरिया था। इसको हम जरा जी करते हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल आपको पेश आए तो आपने परेशान नहीं होना। आपने इसी सिलेक्शन पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। इसका मतलब होता है इनवर्स सिलेक्शन। ये इमेज पे डिपेंड करता है। समटाइम्स अपने हिसाब से आप बैकग्राउंड की सिलेक्शन बना रहे होते हैं। जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि मैं बैकग्राउंड की सिलेक्शन बना रही हूँ। मैंने पर्पसली ऐसा किया था बिकॉज मुझे पता है कि जब आप लोग काम करेंगे
तो हो सकता है आप भी अपनी तरफ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, लेकिन जब डिलीट प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो आपने सिंपली उसको इन्वर्स कर लेना। ये एक्चुअल सिलेक्शन है। इन्वर्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, आई फॉर इन्वर्स। तो ये इन्वर्स हो गया। अब कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी करके सिलेक्ट करते हैं और किसी भी हम इसको दूसरी लेयर पे प्लेस करके देखते हैं कि ये रिजल्ट कितना रिफाइन है। लेयर को करते हैं कलर सॉलिड फिल, इन दोनों कलर से इंतहाई शानदार किस्म का ग्राफिक बन सकता है। येलो इन द बैकग्राउंड और प्रोडक्ट इन द रेड। वो तमाम डिज़ाइन जिसमें आपको प्रोडक्ट दिखाना हो, लाइक अभी एक आईफोन है और आपको इसका कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, किसी आर्टिकल के लिए डिज़ाइन करना है, या कोई भी आपको इसका डिज़ाइन करना हो स्पेशली फॉर स्क्रीन, तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि आप बैकग्राउंड में येलो फिल कर लें। किसी और कलर के साथ कभी भी ये फील नहीं आएगी, बिकॉज येलो इज़ अ वार्म कलर, रेड इज़ ऑल्सो अ वार्म कलर, और कुछ वार्म कलर्स हैं जो आपस में परफेक्टली कनेक्ट करते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास रेड और येलो है, लेकिन ये टेक्स्ट के साथ नहीं करना। अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज एक टेक्स्ट लिखते हैं और आईफोन ही लिखते हैं, थोड़ा सा इसका हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं और इसको हम कलर कर देते हैं रेड का, कोई भी शेड इसमें से ले लो, इंतहाई जहर लग रहा है ये कलर येलो के हिसाब से। कलर को जब हम इस्तेमाल करते हैं ना किसी भी डिज़ाइन में, तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि कलर कहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं। अमूमन कलर को ऐड करने की 3 जगहें होती हैं। एक आपका बैकग्राउंड होता है, एक आपका टेक्स्ट होता है, थर्ड वन इज़ योर शेप, फोर्थ वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर इमेज। अब ये एक प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट में रेड कलर ऑन अ येलो बैकग्राउंड लुक्स रियली नाइस, लेकिन अगर आप कभी ये गलती करोगे ना कि येलो के ऊपर आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट रेड में लिख दोगे, आपका डिजाइन फ्लॉप है, इरिटेटिंग डिजाइन है। सबसे बेस्ट चॉइस येलो के लिए टेक्स्ट में रहती है ब्लैक। इसी को हम ब्लैक कर देते हैं। प्रोडक्ट को आप यहाँ पे प्लेस कर दें और अपने टेक्स्ट को जो है आप राइट साइड पे लें। थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करते हैं और एक और इसमें लाइन ऐड करते हैं टेक्स्ट की। और इसका हम साइज करेंगे लेट्स सपोज 12। इसको क्या हो गया, और यहाँ से इसको बुक कर देते हैं। अच्छा, आप लोग अपने हैंड रेज करके बताएं किस किस की नज़र में एक अच्छा डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें डिज़ाइन के 3 एलिमेंट्स है, वन इज़ इमेज, सेकंड इज़ टेक्स्ट, थर्ड इज़ कलर, फोर्थ इज़ स्पेस, तो ये हमने 4 एलिमेंट्स एक साथ मिलाए हैं, कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन क्रिएट हो गया। किस किस की नज़र में ये एक अच्छा डिज़ाइन है? लेट मी सी कौन कौन इस फेवर में है कि ये जो है एक डिज़ाइन की फॉर्म क्रिएट हो रही है। ओके अच्छा, बहुत से लोग ना डिज़ाइन के नाम पे भी कंफ्यूज होते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है। याद रखना, डिज़ाइन का मतलब होता है एक या एक से ज़ायद ग्राफिक के एलिमेंट्स को मिला देना। सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ भी डिज़ाइन होगा, ग्राफिक के एलिमेंट है ना। तो जब आप 2 या 3 एलिमेंट्स को मिला देंगे, उसमें कलर ऐड कर दोगे, कहीं ना कहीं शेप ऐड कर दोगे, तो वो जो है एक अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। सो फार कितने पार्टिसिपेंट्स का ख्याल है जी? आपके हैंड्स कहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे?
ओके, सो मेजॉरिटी इस बात से एग्री करती है कि ये एक अच्छा डिज़ाइन है, और मेजॉरिटी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। अगर आपने डिसएग्री नहीं करना, उसके लिए कोई और रिएक्शन इस्तेमाल कर लो, मुझे पता तो चले कि आप लोग बात को समझ रहे हो या सुन रहे हो। बाकी आपके क्वेश्चंस मैं आंसर करूंगी आफ्टर द सेशन। सो दैट वाज अबाउट प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करना। ये प्रोडक्ट का भी हो सकता है, किसी और इमेज का भी हो सकता है। स्पेसिफिकली मैंने आपको प्रोडक्ट का क्यों सिखाया है, क्योंकि फाइवर पे एक स्किल है। फाइवर पे क्या, हर एक आपको मिलेगी ये स्किल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया प्रोडक्ट कटआउट में, और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डिमांड क्यों ज़्यादा होती है और आप कैसे इसमें डायरेक्ट काम कर सकते हो। प्रोडक्ट कट आउट में मैंने जितना भी काम किया ना, वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम किया है। एकदम मेरी फाइवर की प्रोफाइल बैन हो गई थी, और उस प्रोफाइल में मेरे अच्छे खासे पैसे भी पड़े हुए थे। मैंने अपनी ही गलती की वजह से प्रोफाइल बैन करवाई थी। पॉलिसी को वायलेट करना किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसके बाद फौरी तौर पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैं कैसे अपने फ्रीलांसिंग करियर को सहारा दूँ। तो तब मैंने इस स्किल पे काम करना शुरू किया, और सारे के सारे जिसके प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने क्रैक किए अली एक्सप्रेस से, अली बाबा से। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट कटआउट में आप देखो कि ये जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, ये सारी वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट्स होते हैं। आप जाकर परचेजिंग करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये जो भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट कट आउट्स हैं। कट आउट का मतलब ये होता है कि आप बैकग्राउंड, प्रोडक्ट के बैकग्राउंड इमेज को डिलीट कर दें और उससे एक डिज़ाइन क्रिएट करें। डिज़ाइन को इतना बड़ा डिज़ाइन नहीं होता। अब ये एक डिज़ाइन है, ये ओपन नहीं हो रहा, एक सेकेंड, हम गूगल पे लिख के देखते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कुछ डिटेल्स लिखी हैं, ये डिटेल्स आपको क्लाइंट बताता है। हो सकता है आपने प्रोडक्ट का नाम या उसका फीचर या क्लाइंट का कोई आपने ऐड करना हो डिटेल्स, उसको बेसिकली प्रोडक्ट कट आउट कहा जाता है। ये फाइवर पे भी कुछ लोगों ने अपने गिग्स बनाए हुए हैं। इनके गिग्स मुख्तलिफ नामों से होते हैं। आप में से जो लोग अच्छा प्रोडक्ट के बैकग्राउंड को ट्रीट करेंगे, मैं आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स बताऊंगी फ्रीलांसिंग के सेशंस में कि अगर आपने प्रोडक्ट कटआउट से गिग्स बनाने हैं तो उसमें आपने किस कीवर्ड को टारगेट करना है। इसको लिस्टिंग इमेजेस भी कहा जाता है। लिस्टिंग इमेजेस में थोड़ी सी और एडवांस आ जाते हैं आपके डिज़ाइन के एलिमेंट्स। लाइक आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए। अमेजोन वगैरह पे इस्तेमाल होते हैं, ईबे पे क्लाइंट अपने प्रोडक्ट के साथ उसके फीचर्स डिस्प्ले करता है, लेकिन मेन स्टेप होता है प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करना। अब फॉर एग्जांपल ये 3 लिस्टिंग इमेजेस हैं इसके अंदर। ये जो नेल कलर है, शायद कितना सिंपल है। आपने एक अच्छा सा प्रोडक्ट का बैकग्राउंड कट किया, उसको एक परफेक्टली कंट्रास्ट बैकग्राउंड पे प्लेस किया, और जो डिटेल्स क्लाइंट ने बताई हैं बस वो आपने लिखनी है। ख्याल किस चीज़ का रखना है, 3 चीज़ों का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। ये वो आसान स्किल है जो बेसिक 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं। फर्स्ट वन, डू नॉट स्ट्रेच द इमेज। इमेज को स्ट्रेच नहीं करना। मार्जिन्स परफेक्ट होने चाहिए, आपके अलाइनमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, और उसके अलावा क्या होना चाहिए, कलर कंट्रास्ट। ये इमेजेस को यहाँ पे थोड़ा सा हम करते हैं, जूम करते हैं ज़रा। अगर ब्लू हो ना बैकग्राउंड में, उसके साथ भी येलो टेक्स्ट में बहुत अच्छा लगता है। इमेज में इतना अच्छा नहीं लगता, टेक्स्ट में बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखो, जो वॉच वाला डिज़ाइन है, कितनी परफेक्ट अलाइनमेंट है। कोई भी टेक्स्ट अपनी जगह से आगे पीछे नहीं है, और आपने बस वॉच का बैकग्राउंड डिलीट किया, थोड़ा सा उसमें आपने बैकग्राउंड जो है अपनी मर्जी का ऐड किया और उस पर टेक्स्ट प्लेस कर दिया। इसी तरह से ये कोई एक आइस क्यूब टाइप चीज़ है, उसका रिजल्ट है। तो ये भी बड़ा अच्छा काम है। आप इस स्किल की बेस पे भी अपने फ्रीलांसिंग करियर को बूस्ट दे सकते हैं। इसमें कंपटीशन कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी की सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट हो रही है। जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस करने का इरादा करते हैं, शुरू करते हैं, पहली चीज़ आपको प्रोडक्ट पिक्चर्स चाहिए होते हैं। और किसी के पास भी, चाहे वाइट बैकड्रॉप पे वो क्यों ना शूट करे, कभी भी आप प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव किए बगैर प्रोफेशनल आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं अली एक्सप्रेस पे, अलीबाबा पे, ऐसी वेबसाइट्स पे जाकर स्टोर से कांटेक्ट करती थी कि आप अपने प्रोडक्ट कटआउट्स कहाँ से बनवा रहे हो, ये क्या रेट आपको मिल रहा है। तो शुरू में जारी बात है, आपको एक कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने के लिए डिस्काउंट ऑफर करना पड़ता है। अगर वो ऑलरेडी $50 में करवा रहा है कहीं से 5 इमेजेस, आप उसे कह दो कि आप $30 में कर दोगे, अपना काम दिखाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका काम, आपका पोर्टफोलियो। प्राइस तो बाद में आती है।
सबसे पहले आप उसको अपना काम सेंड करिए, ये मेरा पोर्टफोलियो प्रोडक्ट कटआउट का। आप किसी भी कटआउट्स को देख के बना ले कौन सा इसमें मुश्किल चीज़ है। अगर आपको 2-3 बेसिक टूल इस्तेमाल करना आते हैं ना, तो इसमें कोई एडवांस फंक्शंस नहीं है कि ब्लर, गॉसियन, आपने इसमें कोई लाइट्स क्रिएट करनी है, शैडोज लगाने, कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने डिटेल्स ऐड करनी है टेक्स्ट की फॉर्म में, और कोई शेप हो सकता है आपको लगानी पड़े बैकग्राउंड में, सिर्फ एक रेक्टेंगल, मैक्सिमम रेक्टेंगल ही होती है जैसे वॉच के इमेज में। आप उनको ऑफर दें, उनसे बातचीत करें, और जो भी आपकी उनके साथ डील होगी वो सारे पैसे आपके ही अगर आपको मिल गए तो, क्योंकि वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं होती आपको एक फाइवर की तरह। डील हैज़ टू बी फेयर। अगर आपको क्लाइंट ट्रस्टवर्दी है, देख लेना कि उसका ताल्लुक यूके से ना हो, क्योंकि यूके में अक्सर पाकिस्तानी स्टोर बना के बैठे होते हैं। आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस। अक्सर हम यूके के नाम से समझते हैं कि क्लाइंट जो है इंटरनेशनल है, पैसों में कोई जो है वो हेर फेर नहीं करेगा। बट अगर आप स्टोर्स पे जाके देखें तो वहाँ पे जितने भी यूके सेलर्स होते हैं उसमें मोस्टली देसीज होते हैं, तो उनके साथ डील करने से बेहतर है कि आप ना करें ये वाला काम। बिकॉज वो आपसे काम ले लेंगे, पैसों की गारंटी तो पहले ही नहीं है, वो तो आपने डायरेक्ट उनसे लेने हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, या डायरेक्ट आप उनसे बैंक ट्रांसफर करवा लो, तो डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये काम फाइवर पे भी आप करते तो उसमें बहुत अच्छा आपको जो है वो पोटेंशियल मिल जाता है। इसी तरह से आपने प्रोडक्ट पिक्चर्स बनाने हैं, सो दैट इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। आई वुड रिकमेंड कि आप इस वाली असाइनमेंट के लिए आप लोगों ने प्रोडक्ट कटआउट तैयार करना है, इमेज तैयार करना है, सिर्फ सिंपल कटआउट नहीं लगाना। जैसे ये एक इमेज है ना, अब 2-4 चीज़ों का आप ख्याल रखोगे, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप सब ने 3-3 प्रोडक्ट कटआउट्स बनाने हैं। एल्बम पहले मैं क्रिएट कर दूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहले हम एल्बम क्रिएट करते हैं। आप कोई भी अपनी मर्जी के 3 इमेजेस ले सकते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट्स के होंगे। आपने कोई ह्यूमन या सीनरी वाला पिक्चर नहीं लेना। ओके, उसके बाद आप जैसे प्रोडक्ट है उसका नाम ऐड कर लो। अमूमन प्रोडक्ट कटआउट्स पे प्राइस नहीं होती, इसको आपने मार्केटिंग से कंफ्यूज नहीं करना। प्रोडक्ट कटआउट्स पे कभी कॉल टू एक्शन भी नहीं होता परचेज करने का, बाय करने का। वो ग्राफिकल इमेजेस आ जाते हैं, वो एक सेपरेट टेक्निक है, वो एक सेपरेट डिज़ाइन की स्किल है। प्रोडक्ट कटआउट बहुत सिंपल होते हैं, इसमें सिर्फ टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट की अलाइनमेंट परफेक्ट है। फॉर एग्जांपल आईफोन है और इसमें आपने नाम लिख दिया प्रोडक्ट का, और क्लाइंट आपको कह देगा इसके 4-5 फीचर्स हैं, ये ऐड कर दें। आपने वो फीचर्स ऐड कर दिए, इसी की हमें कॉपी लेते हैं। फीचर्स ऐड करने हैं, स्मार्ट गाइड्स आपकी ऑन होंगी टू मेक श्योर कि कोई भी अलाइनमेंट यहाँ से वहाँ ना हो। ये नहीं कि एक यहाँ पे लिखा है कि इधर लिखा हुआ है, और इसको हमने यहाँ पे लेट्स सपोज ये इसके फीचर्स हैं। अब फीचर्स जब आपने प्लेस करना है ना, तो वो हम प्लेस करेंगे तकरीबन इस एरिया में, हाफ से थोड़ा सा नीचे, हाफ से ऊपर नहीं करना, बिकॉज हाफ से ऊपर आपकी प्रोडक्ट का नाम होगा और हाफ एरिया से नीचे। लेट्स सपोज ये इसका हाफ बनता है, दिस वन अप्रोक्सीमेटली ये इसका हाफ है। तो हाफ से जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल बॉटम तक ले आओ, डिपेंड करता है क्लाइंट आपको क्या क्या डिटेल्स दे रहे हैं। अगर आपके पास सिर्फ फीचर्स या एक सेकेंडरी टेक्स्ट है, एक प्रोडक्ट का नाम मेन टेक्स्ट है, तो सेकेंडरी टेक्स्ट की प्लेसमेंट हमेशा लोअर हाफ में होती है। यहाँ पे प्लेस कर लो, यहाँ पे प्लेस कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ करके इसको कभी प्लेस नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पे प्लेस करोगे वो प्रोडक्ट कट आउट नहीं होगा, वो डिज़ाइन की एक और स्किल है जिसकी अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। इसको हम यहाँ पे कहीं प्लेस कर लेते हैं, और नाम जो प्रोमिनेंट होता है थोड़ा सा इसको और प्रोमिनेंट कर लेते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अलाइनमेंट परफेक्ट रखूँ। अलाइनमेंट के लिए मैं देख लेती हूँ कि अगर मेरी प्रोडक्ट का एरिया ये आ रहा है तो मैं अपने टेक्स्ट को भी उसके साथ प्लेस करूँगी। नाउ दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट कटआउट। अगर आप चाहो तो इसमें आइकन्स भी लगा सकते हो। कुछ लोग टिक के आइकन्स लगाते हैं। बुलेट पॉइंट्स कभी भी नहीं लगाने आपने। अगर 3-4 आपके पास पॉइंटर्स है ना, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बुलेट पॉइंट नहीं लगाओगे, कोई आइकन और लगाना तो आप लगा सकते हो। रेफरेंस के लिए आप फाइवर की हेल्प ले लो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना काम अपलोड किया हुआ है। आप उनके, जरूरी नहीं कि आपने ये फीचर्स वाले ही बनाना है, ये 3-3 वाला आप बनाओगे। इसमें बुलेट पॉइंट्स लगाए आपने नहीं लगाने, क्योंकि बुलेट पॉइंट इंटरनेशनल लैंग्वेज में अच्छे नहीं समझे जाते। प्रोडक्ट कटआउट्स के लिए आप कोई आइकन यहाँ पे लगा सकते हो, और ये बहुत अच्छे वाले हैं। अगर आप इसको रिक्रिएट कर सको तो बहुत अच्छा होगा। बस 3 प्रोडक्ट्स लो डिफरेंट, और उनके ऐसे आपने कटआउट्स बना के अपलोड करने।
ये आपकी एक्टिविटी है और ये आपका पेन टूल है। अब कोई सवाल है तो आप पूछ ले। चैट रमशा आप इनके ओपन कर दो जी। 10 मिनट्स लेफ्ट और 10 मिनट्स में आपके जो भी सवाल हैं यू गाइस कैन आस्क। बाकी जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया मुझे बताओ क्या रीज़न, आपको किस तरह से डिज़ाइन पसंद नहीं आया, ताकि हम उसको भी डिस्कस कर सकें। ओके, चैट आपकी ओपन हो चुकी है, तो बताओ पहले पेन टूल कैसा है एंड देन हम जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। थैंक यू सो मच सहर आसिम। टैब अलाइनमेंट नहीं थी इसलिए डिडंट रेज है, वो तो अभी हमने की नहीं थी ना। अभी तो हम कलर्स की बात कर रहे थे, अभी तो हम कलर्स को डिस्कस कर रहे थे। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी सही होने वाली हैं जो कि हमने बड़ी हद तक सही कर भी ली हैं। लास्ट क्लास था, लास्ट क्लास तो नहीं आई अभी एजाज। पेन टूल शुरू से मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसके साथ दोस्ती कर लेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कैसे मुश्किल लगेगा। दोस्ती हो गई है, बहुत अच्छी बात है, आई एम ग्लैड। कलर नहीं पसंद आया दानिश को, ठीक है दानिश, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। आपको नहीं पसंद आया, लेकिन काम आपने वही करना है जो आपके क्लाइंट को पसंद आएगा। कलर स्कीम का बता दें अच्छे से। अच्छे से तो मैं भी खुद भी सीख रही हूँ फरीद। कोई भी चीज़ आप अच्छे से तो सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, लेकिन कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ जनरल रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जनरल रूल ये बताया कि अगर आपने येलो बैकग्राउंड, अब येलो का मतलब सिर्फ ये वाला येलो नहीं है, इसमें कोई भी कलर आ सकता है। फॉर एग्जांपल येलो के बहुत सारे कलर्स हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, वाइब्रेंट करें, ये येलो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत गंदा येलो है, दिस इज़ फाइन। येलो कलर पे आपने अगर रेड कलर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमारी प्रेफरेंस होती है या इमेज या बटन। बटन शेप को भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, अदरवाइज आपने प्रोडक्ट कट आउट में बटन नहीं बनाना। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए एक रेफरेंस दे रही हूँ। अगर आप कोई बटन बनाते हो तो वो आप रेड कलर में बना सकते हो येलो पे, लेकिन आप येलो पे रेड कलर में टेक्स्ट नहीं लिख सकते, रूल्स के अगेंस्ट है। लेट्स सपोज इसको हम थोड़ा सा वाइब्रेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस बटन में आपको टेक्स्ट ऐड कर लो। कम एरिया में अच्छा लगेगा या इमेज में अच्छा लगेगा, टेक्स्ट में अच्छा नहीं लगेगा। नो प्रॉब्लम इजाज, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एल्बम मैंने क्रिएट कर दिया। अहमद, कलर की कोई थेरी होगी ना कि कहाँ पे कौन सा कलर हमने लगाना है? बिल्कुल फरीद, थेरी है, पूरी कहानी है। मैं आप लोगों के लिए कहानी प्लान कर रही हूँ। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो मैं इवेंट क्रिएट करके आपके साथ शेयर कर दूंगी, सबको सुनाऊंगी कलर की कहानी। उसके बाद जितने भी आप लोगों के कलर को लेके क्वेश्चंस होंगे ना, जो कंफ्यूज करते हैं, आई एम श्योर वो क्लियर हो जाएंगे। अनस कह रहे हैं वो क्वेश्चन, कैन वी ऐड स्ट्रोक ऑन लिस्टिंग इमेजेस? नहीं, आपने इमेज पे स्ट्रोक ऐड नहीं करना। शेडो ऐड कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप शेडो नहीं। वो शेडो की टेक्निक डिफरेंट होती है, वो भी आपको किसी सेशन में सिखा दूंगी। फिलहाल आपने इमेज पे कुछ ऐड नहीं करना, ना स्ट्रोक ना ड्रॉप शेडो, ऐसे कुछ नहीं करना। दानिश आपने क्या ट्राई किया तो समझ नहीं आया। ओके, वॉच वाला इमेज कर दे। वो इमेज नहीं, मैंने फाइवर पे देखा है उसको। ये फाइवर पे देखा, आप कोई भी वॉच डाउनलोड कर लो, गूगल से कॉपी कर लो। मैम पैकेजिंग डिजाइनिंग के ना काम के साथ एक गिग बैकग्राउंड इरेजर, जब आपने एडवांस काम करना है ज़्यादा तो बेसिक काम करने का क्या फ़ायदा है? इंसान ही चाहता है सारे काम ही वो करे, बाकी घर बैठ जाए, कुछ चीज़ बाकियों के लिए भी छोड़ दे। अब आप तो पैकेजिंग के साथ साथ प्रोडक्ट कट आउट पे काम कर लोगे, लेकिन जो ऑलरेडी प्रोडक्ट कट आउट पे काम कर रहे हैं उनको उनका काम करने दें। आपकी स्किल इससे कहीं एडवांस है और इसकी मार्केट प्राइस भी इससे बहुत ज़्यादा है। मैम मुझे मैजिक वॉन्ड एंड बैकग्राउंड रेजर टूल तंग करता है, कोई प्रैक्टिस के लिए बताएं किस तरह से करूं इमेजेस पे? वो जिस तरह से बाकी लोग कह रहे हैं, आप इमेज डाउनलोड करें, उस पर प्रैक्टिस करें। इसके लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई गेस अवेलेबल नहीं है। मैं देखूंगी अगर कुछ मुझे मिला, नहीं तो हम ऐसे ही करते हैं, इमेज डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस करते हैं। एआई की तरह मिशकात, लेकिन एआई का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी रिजल्ट तकरीबन एक जैसा प्रोड्यूस होता है। आप जो एल्बम क्रिएट करती हैं देखो, बहुत सारी एल्बम जो बनाते हैं ना, उनका फिर काम इसी वजह से चेक नहीं होता। जो मैं एल्बम बनाती हूँ आपके सामने बना रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। पेन टूल से हेयर वाली, बल्कि नेक्स्ट टाइम मैं उसमें ईगल्स लिख दिया करूँगी, ईगल्स का नाम लिख दूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए।
बिल्कुल पेन टूल से आप हेयर वाली का भी कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन हेयर स्पेस को रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड रेजर टूल इज गुड। अदरवाइज प्रो जब काम करते हैं तो वो पेन टूल से ही करते हैं, चाहे कितना ही टेक्निकल काम क्यों ना हो। दानिश, पेन टूल और शेप बिल्डर टूल आप गलत क्लास में पूछ रहे हो। फ़ॉन्ट सिलेक्शन का भी बताएं। फ़ॉन्ट सिलेक्शन, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबरेट करिएगा सिद्रा। किस तरह के इमेजेस से शुरू करें? आप गूगल पे इमेजेस टाइप करो, कोशिश करो वो इमेजेस आप शुरू में ट्रेट करें जिनमें मैक्सिमम 2 या 3 कलर्स हो। ज़्यादा कलर के पिक्सेल्स होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। एआई इज़ ऑलवेज ईजियर, एआई इज़ माय फेवरेट। इलस्ट्रेटर का मुकाबला कभी फोटोशॉप नहीं कर सकता। फोटोशॉप का फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि इस पे आपको मिल जाता है फ़ोटो को ट्रीट करने के टूल। अब आप एआई पे बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए आपको फोटोशॉप की ज़रूरत है। वरना जब आप इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं, आपका दिल करता है सारे डिज़ाइन ही आप इलस्ट्रेटर में बनाएं। ओके अंबर, आप अपनी सीआर को इन्फॉर्म कर दें। अगर मैं आप लोगों की असाइनमेंट का रिकॉर्ड रखने बैठ गई तो फिर बाकी काम कौन करेगा? फिर मैं आपकी असाइनमेंट ही रिकॉर्ड रख रही होंगी, पढ़ा नहीं पाऊंगी आपको। फरीदा, आपका काम बहुत अच्छा है, आप सबका काम बहुत अच्छा है। एज अ बिगनर इट इज अ ग्रेट एफर्ट। बाकी जो चीजें होती है ना डिस्कस करने वाली, ये रेड अलर्ट, हाई अलर्ट, ये काम नहीं करना, वो मैं आपको सेशन में बता रही होती। इंडिविजुअल डोमेन्स जो है आपकी, उसमें हर एक का इंडिविजुअली काम चेक होता है। बिल्कुल बैकग्राउंड रेजर टूल को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैजिक वॉन्ड टूल, रेजर टूल बिल्कुल वैसे काम नहीं कर रहा है। बहुत हार्ड वर्किंग की है बट फिर भी सेटिस्फेक्शन लेवल की असाइनमेंट नहीं बना पाई। कोई मसला नहीं है हफ्जा, इट्स जस्ट स्टार्ट। तो ज़िंदगी भर का सफ़र है, तो अभी तो शुरुआत हुई है। 2-3 दिन हुए होंगे आपको काम करते, 1 हफ्ता हुआ होगा। 1 हफ्ते में आप डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है आपका, आपकी ज़ियाउर रहमान। सब ज़ियाउर रहमान को ज़रा कॉन्ग्रेचुलेट कर दें। प्रोडक्ट मॉकअप पे $30 का प्रोजेक्ट, शाबाश, बहुत अच्छा स्किल है। और पैकेजिंग वालों को तो ये स्किल वैसे ही सिखाया जाएगा क्योंकि पैकेजिंग में काउंट होता है। फ़ॉन्ट का भी बता दूंगी सिद्रा, फ़ॉन्ट का भी मैं आपको बता दूंगी। पहले कलर एक्सप्लेन करती हूँ, देन एक सेशन फ़ॉन्ट का करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको जब तक ज़िंदगी रहेगी इंशाल्लाह सिखाती रहूँगी। ये एक दिन की बात नहीं है। एक दिन में कभी भी मैं और आप सब कुछ नहीं सीख सकते। बोलना सीखने में हमें 2.5-3 साल लग जाते हैं। तो जब हम बोलना सीखने में 2.5-3 साल लगाते हैं तो क्या डिज़ाइन, क्या कुछ चूरन है कि आपने खा लिया तो पेट दर्द ठीक हो जाना? इट टेक्स टाइम। प्रोफेशनल्स को हमेशा टाइम की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को एक्सपर्ट या आप कह लो कि मास्टर क्लेम कर सकें। मास्टर बनने के लिए जहानत ज़रूरी नहीं है। मास्टर बनने के लिए एक्सपीरियंस काउंट करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो जहानत से हो जाती हैं कि भाई ये इंटेलिजेंट बंदा है, इसने सीख लिया, काम हो गया। कुछ चीज़ों के लिए तजर्बा दरकार होता है। अब कोई भी मार्केट प्लेस आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी ज़्यादा काम कर लो, एक दिन में आपको टॉप रेटेड नहीं बनाएगी। टाइम लगता है ना, हर एक की रिक्वायरमेंट है, इस तरह डिज़ाइन की भी रिक्वायरमेंट है। बाकी इंशाल्लाह हम सब एक दूसरे के साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस सफ़र में अकेले नहीं हैं। व्हेन आई वाज अ बिगिनर, व्हेन आई वाज अ स्ट्रगलर, तो मेरे पास तो कोई सेकंड पर्सन नहीं था जिससे मैं डिस्कस करूं कि डिज़ाइन क्या होता है, क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्या बात है फरीद, आपकी शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। बस ऐसे ही मेरा दिल खुश करते रहो। इंशाल्लाह जितना भी नॉलेज मेरे पास है डिज़ाइन का और फ्रीलांसिंग का, वो सारे का सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। असाइनमेंट ऑन टाइम कर लें, देन आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।